चलिए बताइए अगला टॉपिक रख दो। अगला टॉपिक क्या है? एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आई थिंक, और टाइटल नंबर है वो 8.10। चलिए 8.10 एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। मेरी कोशिश रहेगी कि आज ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं पूरा, चांसेस तो कम है, देखते हैं। तो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ओके। इमेजिन कर लो ये एक प्लैनेट, या चलो अर्थ ही पकड़ लो भाई। ये हमारा अर्थ है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और जिसका मास कैपिटल एम है। एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल एम होगा और वो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अतराफ विथ सर्टेन वेलोसिटी से v। मान लो कि ये गोल गोल घूम रहा है विथ सर्टेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके। अब हमको पता लगाना है इसकी टोटल एनर्जी। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सरफेस ऑफ द अर्थ से एक सर्टेन हाइट पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमको मालूम है, -gmm/r+h, है ना। जब आपने पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट हाइट स्मॉल h इज, ये तो हमारे पास पहले ही आ गया था, u इज इक्वल्स टू -g∠m/r+h। जब ये हम लोग ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे तभी हम लोग ने ये फॉर्मूला देख चुके थे, है ना। ठीक है भाई, एक सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस ऑफ द अर्थ से यहां पर एक बड़े हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है -g∠m/r+h। व्हाट अबाउट इट्स काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि देखो इससे पहले जो एग्जांपल्स आपने देखे थे उसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ शांति से एक जगह पे रखा हुआ था, एक हाइट पे रखा हुआ था, वो मोशन में था क्या? नहीं। तो अगर वो मोशन में नहीं होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? नहीं होगी। आई बात समझे? मगर इस बार वो सैटेलाइट सुकून से अपनी जगह पे बैठा हुआ नहीं है, वो मोशन में है। एंड एवरी मोशन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो भैया यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो मैं यहां लिखूंगा सिंस द सैटेलाइट इज इन सर्कुलर मोशन, या सर्कुलर ऑर्बिट बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इट पजेस काइनेटिक एनर्जी, उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी होगी, तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास जो होगी, चलो सिर्फ के से रिप्रेजेंट करूंगा, वो होगी हाफ ऑफ एम क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। अब आप बोलेंगे सर ये कहां से आया? अरे बेसिक सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है। तो बोले सर वी सी क्यों आया? सैटेलाइट कैसे ऑर्बिट में? बहुत अच्छे ऑर्बिट में। अरे बहुत अच्छे नहीं, शेप कैसा उसका? सर्कुलर। जब भी कोई सर्कुलर ऑर्बिट में होता है तो उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होती है। तो यानी इस सैटेलाइट की भी वेलोसिटी क्या होगी? क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होगी, इसीलिए तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में है। मगर मैं कहूंगा अरे भाई मुझे तो मालूम है कि भैया क्रिटिकल वेलोसिटी होता क्या है। बोले बट क्रिटिकल वेलोसिटी √, g∗m/r+h। बोले बिल्कुल सही। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूं, हाफ ऑफ m gm/r+h। यानी थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ g∗m/r+h। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब रही बात आएगी टोटल एनर्जी की, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगा? तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? यू विल से दैट इट इज -g∗m/r+h। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? यू विल से दैट 1/2 gmm/r+h।
देन यू विल से दैट कि भैया आर यहाँ से जी एम अपॉन आर प्लस एच तो कॉमन निकल जाता। तो चलो भाई निकालो कॉमन, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बचा 1/2, यहाँ बचा -1। 1/2 -1 कितना होता है? तो ये होता है -1/2। तो फिर मैं बोलूँगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? -1/2 GMM अपॉन आर प्लस एच, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी, -1/2 GMM अपॉन आर प्लस एच। आया क्या समझ में? देखो गौर से एक एक फॉर्मूले को देखो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -GMM अपॉन आर प्लस एच। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ GMM अपॉन आर प्लस एच। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -हाफ ऑफ GMM अपॉन आर प्लस एच। आया क्या समझ में? लिख डालो। लेफ्ट साइड का हो गया? इधर का हो गया? ओके। तोबा। तो ये वो एनर्जीज है जिससे बाइंडेड है, सॉरी जिससे हम लोग कह सकते हैं प्लैनेट अर्थ से जुड़ा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब हमें यही सारे के सारे फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखना है। वो कैसे लिखेंगे देखते हैं। हो गया पहला कॉलम? potential energy, kinetic energy and total energy in terms of angular momentum of satellite. लिखो फटाफट, क्योंकि मुझे आपका कंसंट्रेशन चाहिए इधर। पीने का है? अदीबा हो गया? हाँ हो गया। एक और बार रिवाइज कर, बातें मत कर। अरे अभी बोला बातें मत कर फिर जाके उससे बातें कर रही। हुआ? चलिए, तो हम लोग ने देखा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमको देखना है ये सारे फॉर्मूले फिर से, बट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं यहां लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट इज, किसी भी सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम आप इस फॉर्मूले से देंगे, mvr, मास ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। तो मैं कहूंगा उसको अच्छे से अगर लिखना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, vc मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r के जगह r प्लस एच। चलो ठीक है, स्मॉल r ही रहने दे यार, है ना। मैं चाहूं तो उसको mvc अब इंटू r लिखूंगा। अब VCR क्यों लिख रहा हूं मैं,
है ना। अगेन मैं जानता हूं कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में है तो इस सैटेलाइट की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होगी, मगर मैं जानता हूं कि भैया बट क्रिटिकल वेलोसिटी तो क्या होता है, वो होता है वी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर, है ना। स्मॉल आर म्हणजे आर प्लस एच। तो जब मैं इसका स्क्वायर कर लूंगा तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी एम अपॉन स्मॉल आर जी एम अपॉन स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय ये आर, है ना। तो ठीक है भाई, क्या हुआ फिर आर आर कैंसिल हो गया, तो फिर मैं लिखूंगा कैपिटल जी एम इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं देखो एल स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम स्क्वायर। ओके ठीक है भाई, मान लिया। अगर बात ऐसी है तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी के फॉर्मूले कैसे लिखे जाएंगे, तो मैं यहां लिखूंगा हाँ सॉरी, ये आर का स्क्वायर आएगा तो फिर ये एक ही आर कटेगा और फिर ये रह जाएगा जी एम एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर आर सॉरी, तो जी एम इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू आर। ओके, अब मैं कहूंगा देखो देयरफॉर फ्रॉम वन पोटेंशियल एनर्जी जिसको आपने ऐसा लिखे थे माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, है ना। तो मैं क्या करूंगा कैपिटल जी एम के जगह पे ये सारी वैल्यू डाल दूंगा मैं, तो लिखूंगा देखो देयरफॉर यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल जी एम की जगह वो वैल्यूज डालो एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर, है ना। फिर क्या हुआ, ये कटा ये कटा, तो फिर मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस एल स्क्वायर माइ एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का नया वाला फॉर्मूला माइनस एल स्क्वायर एम अपॉन एम आर स्क्वायर, माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, फिर साहिब मुझे देखना है काइनेटिक एनर्जी का क्या आएगा, एंड काइनेटिक एनर्जी, या मैं लिखूंगा एंड फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर 2 से जब मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो वो क्या आएगा। अब भाई लॉजिक है, थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच था, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस नहीं था और 1/2 था उसकी जगह पे, है ना। माइनस के बजाय क्या था 1/2, तो भैया यही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, माइनस की जगह 1/2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/2 एल स्क्वायर एम आर स्क्वायर, है ना। फिर मैं कहूँगा अच्छा ठीक है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, एंड फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर 3 से मैं टोटल एनर्जी कैसे लिखूंगा, वो क्या है टोटल एनर्जी, बोले वो तो भैया -1/2 जी एम अपॉन आर प्लस एच है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का क्या है नेगेटिव है, तो भैया क्या हो जाएगा -1/2 एल स्क्वायर एम आर स्क्वायर, है ना। तो हम दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 6 दे दो, तो आपने देखा सारे के सारे फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आज आपको सारी डीपीपीस मिल जाने वाली है, बाकी की भी कल तक के वो पूरा डिस्कशन करना है, कंप्लीट करना है अपने को, ताकि अपन परसों से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट कर सकें। आज का दिन कौन सा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हाँ 3 दिन में आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर मंडे से इंशाल्लाह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा।
इधर का हो गया, लेफ्ट साइड का, क्या लेफ्ट साइड का सभी का हो गया? अच्छा ठीक है, लिखो फटाफट, मैं डायग्राम इरेज कर रहा हूँ। क्या हो गया, क्या कैसा? कुछ प्रॉब्लम है मेरे से पूछो, बात में डिस्कस मत करो, कोई भी नहीं करेगा बात। बोलिए 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 बोलिए, प्लीज़ बोलिए। समीर तू कुछ नहीं बोलेगा, अब ये मत पूछना कुछ की जगह क्या बोलेगा। चलो इधर ध्यान दो, अगला पार्ट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द अर्थ, टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसे हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम Earth's gravitational field is called as binding energy of satellite. उसको कहा जाता है सैटेलाइट का बाइंडिंग एनर्जी। अब ऐसा है कि कम से कम कितना लगेगा? जितनी एनर्जी से अर्थ ने सैटेलाइट को पकड़ के रखा है, जितनी एनर्जी से अर्थ ने सैटेलाइट को पकड़ के रखा है, कम से कम उसकी उतनी इक्वल एंड अपोजिट एनर्जी आपको सैटेलाइट पे लगाना पड़ेगी ताकि आप उसको छुड़ा सकें, है कि नहीं? तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, तो टू रिमूव द सैटेलाइट, द एनर्जी रिक्वायर्ड should be equal and opposite to the total energy, यानी आपका बाइंडिंग एनर्जी शुड बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द टोटल एनर्जी। अब हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -1/2 gmm/r+h। दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी होना चाहिए +1/2 gmm/r+h। दिस शुड बी द बाइंडिंग एनर्जी। और अगर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम में कहूं तो इट शुड बी 1/2 L² ये होना चाहिए आपका बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। रिलेशन बिटवीन U K total energy and binding energy।
समझ में आया बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? कम से कम एनर्जी जो लगेगी आपको सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद करने के लिए, और वो हमेशा कम से कम हो रहा है ना, ज़्यादा तो जितना ज़्यादा दे उतना अच्छा है, मगर कम से कम कितना लगेगा? जितनी एनर्जी से अर्थ ने सैटेलाइट को पकड़ के रखा है उसके इक्वल एंड ऑपोजिट आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, है ना। तो टोटल एनर्जी तो -1/2 GM/R+H थी, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? +1/2 GM/R+H हो जाएगा। गॉट दैट? हो गया? चलिए, अब रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी, इनके आपस में क्या रिलेशन है? बोले रिश्ता क्या कहलाता है? बोले क्या? जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है -GMM/R+H होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला माइनस नहीं रे बाबा, 1/2 GM/R+H होता है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -1/2 GM/R+H, और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है +1/2 GM/R+H, है ना। तो अब भाई देखो इनके रिश्ते कैसे हैं। पहली बात तो देखो, अपन इन दोनों का देखेंगे। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को या काइनेटिक एनर्जी को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जैसे कि हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी को आपको क्या करना है? -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज -1/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आया? ये U और K के बीच में एक रिलेशन हो गया। ठीक, अब आप देखो U और टोटल एनर्जी के बीच का रिलेशन, इसका इसके साथ देखे, अब इसका इसके साथ देखो, यहां माइनस है, यहां पर भी माइनस है, बस यहां 1/2 है, यहां कुछ भी नहीं, 1 है। तो अच्छा, अब एक काम ये कर सकते हैं, अगर मैंने टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी के जैसा बन जाएगा। देखो गौर से, 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 कैंसिल हो के ये बन जाएगा ये। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल एनर्जी, या फिर टोटल एनर्जी इज 1/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गया रिश्ता पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ। आया समझ में? अब ऐसा है, फिर मैं बोलूंगा, अब देखो चलो पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ हो गया, अब बाइंडिंग एनर्जी के साथ क्या होगा? तो मैं बोलूंगा देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी को गौर से देखो, बाइंडिंग एनर्जी को गौर से देखो, दोनों का फॉर्मूला कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो जो रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा वही रिलेशन बाइंडिंग एनर्जी के साथ होगा। तो मैं लिख सकता हूं U इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, या फिर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू -1/2 टाइम्स ऑफ U। ये एक रिलेशन आ गया मेरे पास। और ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को सबके साथ जोड़कर देख लिए। अब बारी आई काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक को पोटेंशियल से तो पहले ही अपन कंपेयर कर चुके हैं, अब काइनेटिक को टोटल एनर्जी के साथ कंपेयर करो। अरे ये पूरा सेम है, बस इसमें माइनस का फर्क है कि भैया अगर मैंने टोटल एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। टोटल एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और फिर उसके बाद अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया, बाइंडिंग एनर्जी के साथ क्या? अरे ये तो अपनी घड़ी है, बोले एग्जैक्ट सेम है वो तो, है ना। और रही बात टोटल और बाइंडिंग का, तो वो तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी डेफिनेशन में कि बाइंडिंग एनर्जी या टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। आया समझ में? अब अगर आप ये वैल्यूज याद रखते हैं
तो फटाफट आपका हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उसने बोला किसी सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करो, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करो, टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करो। तो आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे -2 से मल्टीप्लाई करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, है ना। और आपका काइनेटिक एनर्जी निकल गया तो उसको सिर्फ माइनस हटा कर वो क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी बन जाएगा, है ना। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछ लिया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही बाइंडिंग एनर्जी है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें पूछ लेता है, तो भाई दिमाग का इस्तेमाल करके फटाफट उसके कैलकुलेशन हो जाते हैं। आई थिंक ये तो हो चुका होगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विथ डिस्टेंस, ऑफ सैटेलाइट विथ डिस्टेंस। वाह, अब देखो ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विद डिस्टेंस। जैसे कि मैं जानता हूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर अ सैटेलाइट इज -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r+h। r+h को मैं स्मॉल r से इंडिकेट करता हूं, जो कि ऑर्बिटल रेडियस या फिर डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हो जाएगा। इससे यह साबित होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1 अपॉन r। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है भैया, वो तो आता है 1/2 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ओके ठीक है भाई, मान लिया। तो इसका मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +1/r। फिर उसके बाद आया टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, -1/2 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो भैया ये हम देख के बता सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r। तो बोले अब ये ग्राफ कैसे बनेंगे। देखो पहली बात तो साफ इंडिकेटेड है कि ये इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन में कौन सा ग्राफ बनता है, हाइपरबोला। हाइपरबोलिक कब आएगा, अब ये तो हाइपरबोलिक कब आएगा ये तो तय है। अब देखो इन दोनों में ये दोनों जो कर्व आएंगे ये निगेटिव रीजन में आएंगे, क्योंकि माइनस है। ये एक लौता ऐसा है जो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रीजन में आएगा। तो मैं बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी का तो कोई मुझे डाउट ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ये रहा द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। अब ऐसा है कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा और टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा। ये भी हाइपरबोलिक कर्व रहेंगे मगर निगेटिव रीजन में। तो देखो कैसे आएंगे, एक ग्राफ ऐसा रहेगा, ओ यार थोड़ा अच्छा, एक ग्राफ ऐसा रहेगा और एक ग्राफ ऐसा रहेगा। कौन बताएगा इनमें से कौन सा ग्राफ किसका है, ऊपर वाला और ये नीचे वाले में से कौन सा टोटल एनर्जी का है और कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का है। काइनेटिक तो ऊपर वाला हो गया है ना, इन दोनों में पोटेंशियल कौन सा है, टोटल कौन सा है, नीचे वाला क्या है टोटल एनर्जी और ऊपर वाला
काइनेटिक, अरे देता रखे पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब ये कैसे पता लगा आपने, क्योंकि ये गलत है। बस नीचे है तो बोले हाँ वो काइनेटिक पोटेंशियल टोटल, अरे नहीं रे भाई, लॉजिक का इस्तेमाल करो। देखो इधर, यहाँ पर अगर आप रिलेशन देखेंगे, आप पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन देखो क्या है। पोटेंशियल एनर्जी सेम डिस्टेंस पर, सॉरी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी सेम डिस्टेंस पे 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी की, या फिर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, हाफ। अब देखो गौर से देखो, है मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेता हूं r, मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लिया r, यहां पर मुझे 2 वैल्यूज मिलने वाली है। ओ भाई, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, है ना। अगर मैं आपको यहां पूछूं मैग्नीट्यूड में कौन ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि टोटल एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल होगा ऑफ कोर्स। अरे भाई टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करने पे पोटेंशियल बनता है, तो कम कौन सा हुआ, टोटल, और ज्यादा कौन हुआ, पोटेंशियल। अब देखो सेम डिस्टेंस पे मुझे 2 वैल्यूज मिल रही है, एक वैल्यू ये मिल रही है और एक वैल्यू ये मिल रही है। जरा बताओगे इसमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा रहेगी, ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू क्या रहेगी, कम। अगर सेम डिस्टेंस पे ये 2 वैल्यूज मिल रही है और ये वैल्यू आपको ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो ऑफ कोर्स ये काय की होगी, फिर पोटेंशियल की होगी, और ये काय की होगी, टोटल एनर्जी की होगी। क्योंकि अभी अभी मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है टोटल एनर्जी से, है ना। तो इसीलिए निगेटिव रीजन में हम कहेंगे कि ये कर्व जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट करता है, और ये कर्व आपका टोटल एनर्जी इंडिकेट करेगा। ये इंडिकेट करेगा टोटल एनर्जी और ये इंडिकेट करेगा पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखना, काइनेटिक, टोटल, पोटेंशियल, है ना। ये डॉटेड मत बनाना, ये तुमको सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने। सिर्फ ये कर्व्स बनाओ, ये हो गया ग्राफ। क्या हो गया शुभम, क्या समझ में नहीं आया? टाइम पूछा था, हाँ अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है। हाँ 2 बजे तक लेंगे अपन, आज पूरा चैप्टर टाइम। दानिया की ये बात याद रखना, बहुत कम हो जा रहा बोले।
चलो हो गया क्या? वैल्यू बड़ी है। हाँ, क्या बोला तूने? हाँ, वो ऐड करने से तो ज़्यादा आना चाहिए, तो माइनस में ना हो। देख कैसा है कि ये फॉर्मूला जो है ये माइनस में है, ये भी माइनस में है ना। तो माइनस यहाँ सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा? डायरेक्शन, है ना। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज़ को देखना तू, अगर 1/2। अब हुआ क्या कि ये माइनस में था असल में, ये पोटेंशियल माइनस में था और ये क्या था? प्लस में था। जैसे कि मैं मालूम है कि -10 + 6 करूँगा तो क्या आएगा? 4 आएगा, है कि नहीं? सॉरी, -4 आएगा, है कि नहीं? तो देख टोटल आया कि नहीं माइनस में। और ये भी वैसा देखा है तो वो अपन अगर इंटीजर का लगाते हैं अगर कंसेंट कि भाई हाँ ये तो वैल्यू कम है, ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है माइनस में करके, अगर इंटीजर के कंसेंट को छोड़े, अगर मैं सिर्फ बात करूँ मैग्नीट्यूड की अगर, तो उसके हिसाब से देखना कि मेरे को यहाँ पर पोजीशन लॉक करना था बस इसका, तो उसके हिसाब से मैंने सिर्फ किस पे फोकस किया? मैग्नीट्यूड। चलो इधर ध्यान दो। वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट। एक सैटेलाइट है जो ऑलरेडी ऑर्बिट में था, एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट में था ऑलरेडी और उसका रेडियस कितना था? r1। अब मैंने देखा कि भैया ये सैटेलाइट गलती से गलत ऑर्बिट में आ गया, उसको तो थोड़ा और ऊपर के ऑर्बिट में रिवॉल्व करना था। तो मैं क्या करूँगा? ज़मीन से एक और रॉकेट भेजूँगा जो उसके साथ अटैच करके उसको पुश करेगा ऊपर, है ना। और वो जब उसको पुश करेगा तो वर्क करेगा और वर्क करके उसको रेडियस r1 से वो रेडियस r2 में लेकर आ जाएगा। तो अब मुझे ये है कि अगर मुझे किसी सैटेलाइट को इस पोजीशन S पहली पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे ला के रखना है तो इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वो वर्क रहेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू रहेगा चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अच्छा, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इस ऑर्बिट में क्या रहेगी? तो बोले -G M स्मॉल m अपॉन R2 माइनस, अरे यार जगह नीचे ले रहा हूँ मैं, तो -G M स्मॉल m अपॉन R2, उसको माइनस करेंगे -G M स्मॉल m माइनस ऑफ -G M स्मॉल m अपॉन R1। एज यू वेरी वेल नो कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और G M स्मॉल m मैं जब बाहर निकालूंगा कॉमन में तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये है वर्क डन टू चेंज द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट। The ratio of binding energy of a satellite at rest on Earth surface to the binding energy of a satellite of same mass revolving around the earth at a height small h above the earth's surface is first option
ट्वाइस आर प्लस एच अपॉन कैपिटल आर। सेकेंड ऑप्शन आर प्लस एच अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। थर्ड ऑप्शन आर प्लस एच अपॉन कैपिटल आर। लास्ट ऑप्शन आर अपॉन आर प्लस एच। तो एक सैटेलाइट है जो रेस्ट पे था अर्थ सरफेस पे, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी का रेशियो टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग ऑन द अबव द अर्थ सरफेस एट अ हाइट h। अब आप सोच रहे हो कि सर मैंने तो बाइंडिंग एनर्जी एट द सरफेस पर पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करो। जो सैटेलाइट रेस्ट पर है, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, और वही पोटेंशियल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी है। और वही टोटल एनर्जी माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी है। तो उससे पहले सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी का पता चल गया। फिर दूसरा सैटेलाइट जो कि ऑर्बिट में, उसका तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/2 GMM अपॉन R प्लस H। दोनों का आप रेशियो ले लो, है ना। तो मैं फर्स्ट सैटेलाइट की बात करता हूं जो कि अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R, और वही उसका टोटल एनर्जी भी रहेगा। E इक्वल्स टू U, दैट इज इक्वल्स टू -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट विल बी G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। अच्छा ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकेंड सैटेलाइट की जिसका मास भी सेम है और वो ऑर्बिट में है। तो भैया उसका बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? 1/2 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। ओके, अब हमको क्या करना है? इसका रेशियो लेना है। तो जब मैं इसका बाइंडिंग एनर्जी का रेशियो लूंगा BE1 अपॉन BE2, क्या होगा? GMM कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, है ना। 1 अपॉन R, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R प्लस H, या 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R प्लस H, सॉरी 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R प्लस H। और 2 टाइम्स ऑफ R प्लस H चला गया ऊपर अपॉन R। दैट्स द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। Potential energy of a satellite having mass small m and rotating at a height of 6.4 into 10 raised to power 6 meters from the earth surface is, first option -0.5 mgre, second option -mgre, third option -2 mgre, and last option 4 mgre। क्या लगता है क्या आंसर रहेगा?
उसने बड़े आइडिया से बता दिया कि हाइट असल में रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। बोले क्यों, कहाँ से बताया उसने? एट अ हाइट ऑफ 6.4 इंटू 10⁻⁶। अरे ये रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है ना 6400 किलोमीटर्स। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आपका जो हाइट है वो RE के बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। और उसने आपसे पूछा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कुछ है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R+H। H की जगह मैं RE डाल दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? -1/2 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE, है ना। मगर आप बोले सर ये ऐसे तो कुछ भी दिख नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं, इसमें क्या है, स्मॉल m है, स्मॉल g है ना। तो यहाँ कहाँ से लाएंगे? अरे भाई हमारे पास रिलेशन है स्मॉल g कैपिटल G का। आप लिख सकते हैं स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल GM अपॉन R²। तो कैपिटल GM के जगह स्मॉल g इंटू R² नहीं लिख सकता क्या तू? तो बोले हाँ जी ये तो बिल्कुल हो सकता है। -1/2 कैपिटल GM के जगह लिखो स्मॉल g इंटू RE का स्क्वायर कैपिटल M इंटू स्मॉल m जगह पर, है ना। और क्या था रे वो? बस इतना ही था, है ना। नहीं कुछ गड़बड़ हुआ? हाँ हाँ कैपिटल M की जगह लिखे ना अपन ने, वही तो बोलूँ, ये स्मॉल, ठीक है, अपॉन RE, अपॉन ये RE। अब ये एक RE गया, इसमें से एक RE गया, बचा क्या? -1/2 G REM, यानी -0.5 mg/RE, है ना, -0.5 mg/RE। In a satellite, if the time period of revolution is capital T, comma, then kinetic energy is proportional to तो काइनेटिक एनर्जी किसको प्रोपोर्शनल होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज 1/T⁻²/3, सेकेंड ऑप्शन 1/T, third option 1/T², and the last option 1/T³। अगर टाइम पीरियड कैपिटल T है तो काइनेटिक एनर्जी किसे प्रोपोर्शनल है? हमारे पास टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला है, उसका यूज करके देखो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? √R+H⁴/GM, है ना ये फॉर्मूला। T इज इक्वल्स टू √R+H⁴/GM।
देखो, सिंस टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r प्लस एच होल क्यूब अपॉन कैपिटल जी एम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर ले लूँगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, बचेगा क्या, r प्लस एच होल क्यूब कैपिटल जी एम। मुझे इस r प्लस एच को अकेला करना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में r प्लस एच अकेला है, तो मैं क्या करूँगा, इसका क्यूब रूट ले लूँगा। जब मैं क्यूब रूट लूँगा तो t रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर r प्लस एच अपॉन क्यूब रूट ऑफ जी एम, है ना। ये सब मिला के मैं सिर्फ कांस्टेंट लिख देता हूँ, ये क्यूब रूट ये सब मिलाकर मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट r प्लस एच। कहाँ क्यूब रूट करते बैठेंगे, है ना। अपने को तो उससे मतलब है नहीं, अपने को तो प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए ना। कांस्टेंट नहीं भी लिखे तो चलता, तो अपन इसको c करके लिख देता हूँ मैं, कांस्टेंट है कोई तो भी r प्लस एच। अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस एच। अब ऐसा है कि अब r प्लस एच की वैल्यू डाल दे यहाँ पे, तो 1/2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m r प्लस एच की जगह मैं लिख सकता हूँ t रेज टू पावर 2/3, और वो नीचे वाला c ऊपर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा c, है ना। अब देखो ये भी सारे के सारे कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी मैं कह सकता हूँ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t रेज टू पावर 2/3 रहेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 t रेज टू पावर 2/3। यानी कौन सा ऑप्शन सही आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, हाँ। The energy required to move a satellite of mass small m from an orbit of radius 2 times of capital R to 3 times of capital R around Earth of mass capital M is, first option G capital M small m upon 12R, second option G capital M small m upon R, third option G capital M small m upon 8R, and last option G capital M small m upon 2R. हाँ, एक सैटेलाइट जो कि ऑर्बिटल रेडियस ट्वाइस आर में था, उसे आपने लेकर थ्राइस आर में लेके चले गए, ऑर्बिटल रेडियस थ्राइस आर में। तो इसमें इस प्रोसेस में एनर्जी कितनी लागत हुई, मतलब कितनी एनर्जी देना पड़ा, वर्क डन कितना हुआ, सिंपल सोचो, करो कैलकुलेट। इधर का क्वेश्चन हो गया, इधर का क्वेश्चन हो गया सभी का।
a satellite of mass small m is in a circular orbit of radius 2re अरे ये तो वही हो जा रहा, उसी टाइप का हो जा रहा, 2re 2 3re, रेडियस का नहीं, ये नहीं होना अपने को, सेम पैटर्न का हो जा रहा हो। Two stars, each of mass capital M and radius capital R, are approaching each other for an head on collision। बातें करने के बजाय वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। They start approaching ये सॉल्यूशन हो चुका होगा आई होप पूरा। They start approaching each other when their separation is small r, which is very much greater than capital R. If their speeds at this separation are negligible, the speed small v with which they collide would be, first option, small v equals to under root of capital GM 1 upon capital R minus 1 upon small r. Second option, small v equals to under root of GM 1 upon 2 times of capital R minus 1 upon small r. Third option, v equals to under root of GM 1 upon capital R plus 1 upon small r. And last option, v is equals to under root of GM 1 upon twice r plus 1 upon small r. फर्स्ट करेक्ट। तो भाई देखो यहां पर सिंपल सी बात है कि R1 की वैल्यू ट्वाइस R है और R2 की वैल्यू थ्राइस R है।
हमारे पास वर्क डन का यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है 1/2, नॉट 1/2, कितना है जी, हाँ है 1/2 है ना उसमें, 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/R1 माइनस 1/R2, बेसिक सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। तो भाई ठीक है, 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम, पहले रेडियस कितना था 2r माइनस 1/3r। ओके, अब करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। साले किधर ध्यान दें, 3r माइनस 2r क्या हो जाएगा 1r और हो जाएगा 6r, ये 6r 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12r, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 12r। ठीक है, आसान सा था। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त है। मैंने हाफ नहीं कराया था क्या? अरे फिर मेरे से गलत हुआ वो, सो करेक्शन कर लो उसको। मैंने शायद से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डाल दिया उसमें मैंने, वो उसको करेक्शन कर लो भाई, हाफ रहेगा उसके अंदर वर्क डन के फॉर्मूले में। अरे भाई टोटल एनर्जी है ना 1/2 जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस 1/2 जी एम अपॉन आर, तो वो उसमें फिर करेक्शन कर लेना उसमें। हाँ, फॉर्मूले में 1/2 चाहिए। ऑप्शन नहीं है। अगर सिर्फ स्टेशनरी, और क्या हो गया भाई, क्या वार्तालाप चालू है? अगर सिर्फ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर ले जाते तो वो फॉर्मूला सही बैठता था। ये ऑर्बिट में है ना सैटेलाइट। Two stars, each of mass capital M, radius capital R, are approaching each other for an head-on elastic collision. Head-on collision. They start approaching each other when their separation is small r, very much greater than capital R. If their speeds at which their separation are negligible, the speed v with which they collide would be. क्या ये क्वेश्चन हो गया? विच सॉल्यूशन हो गया? क्वेश्चन तो हो गया होगा, चलो एटलीस्ट। तो इनिशियल कंडीशन क्या है? स्टेज 1, दो स्टार्स है, ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, स्मॉल आर है। और याद रखना दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? 0 है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। बस इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आने लगे, है ना। तो मैं कहूँगा इस सिचुएशन में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी? तो मैं बोलूँगा देखो, टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी क्योंकि उनका इनिशियली वेलोसिटी कैसे था? 0 था। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी था। तो याद करो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब m1 और m2 मासेस वाले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिस्टेंस r से सेपरेटेड होते थे तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने पोटेंशियल एनर्जी का? -g m1 m2 अपॉन r। ये फॉर्मूला था बेसिक सा, -g m1 m2 अपॉन r। इसका मास कितना बताया हुआ है? कैपिटल M। इसका भी मास कितना है? कैपिटल M। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा -g m²
m1 m2 मतलब दोनों का मास, तो यानी माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस दैट इज r। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज टोटल एनर्जी, है ना। ये समझ में आया कि पहले इस पे ध्यान दो। ये असल में जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे ना टॉपिक, अभी 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ अभी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो टॉपिक अपन ने पढ़े थे, तो ये उसका जो कंसेप्ट यूज करके इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले डिस्टेंस स्मॉल r था, तो माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन r, ये फॉर्मूला आएगा, है ना। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि ये आए स्पीड से एक दूसरे के करीब, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, धड़ कर ये आपस में टकराए। जब ये आपस में टकराए तो क्या हुआ, इनके पास अब क्या जनरेट हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी थी और पोटेंशियल एनर्जी भी थी। तो मैं बोलूँगा सेकेंड सिचुएशन में जब ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे, सेकेंड सिचुएशन में जब ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे, दोनों की स्पीड v थी, तो मैं कहूँगा फाइनल टोटल एनर्जी क्या आएगा फिर, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, तो मैं बोलूँगा दोनों के सेंटर्स के बीच में का डिस्टेंस कितना आ रहा, तो देखो बोले यहाँ से यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ भी कैपिटल आर है, तो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस आर। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है माइनस जी, दोनों का मासेस को मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि एम स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जो कि क्या आएगा, ट्वाइस आर। ये समझ में आया क्या। प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, मगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, क्योंकि वहाँ 2 मासेस हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ना, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी लगी, इसका हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इसका हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो यानी कि ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये समझ में आया क्या। पहले गौर से देखो, ये पहले क्या था, डिस्टेंस स्मॉल आर था, है ना, वो इनिशियल स्पीड 0 थी, एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तो अब हुआ क्या यहाँ पर कि यहाँ उनके पास इनिशियल स्पीड 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, मगर सिर्फ उनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। और हम जानते हैं कि जब भी 2 सिस्टम ऑफ मासेस दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है माइनस जी m1 m2 अपॉन r। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया अपन ने, इसका मास कैपिटल M, इसका भी मास कैपिटल M, तो माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन r। आया समझ में। फिर उसके बाद जब ये आपस में टकराने के बाद उनके पास स्पीड थी, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी, है ना, और उनके सेंटर ऑफ मास का कुछ डिस्टेंस भी था, तो पोटेंशियल एनर्जी भी थी, तो वो आएगा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस ट्वाइस आर, और ये काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर एक का, तो दोनों का कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलो अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। अच्छा ठीक है भाई, फिर आगे क्या, तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं फाइनल एनर्जी का इक्वेशन पहले लिखता हूँ, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर इज इक्वल्स टू, ओह सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ, या चलो एक काम करो ना, सिर्फ एम वी स्क्वायर लिखो, 2 और 2 को काट दो, ओके। और फिर इसके बाद यहाँ ये आ जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको उठा के इधर लेके चले जाओ, एम, तो कैपिटल एम वी स्क्वायर, ये वाले टर्म को उठा के इधर रखा, तो जी एम स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, जी कैपिटल एम स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, एम वी स्क्वायर कैपिटल जी एम स्क्वायर कॉमन निकला, अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन ट्वाइस आर माइनस 1 अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। ये m और एक m कट गया, तो v और स्क्वायर रूट भी ले लूँगा मैं, तो अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M 1 अपॉन ट्वाइस r माइनस 1 अपॉन r, ये हमारा फॉर्मूला है। कौन सा आ रहा देखो, एग्जैक्ट ऐसा ही एक और है मॉड्यूल में, सेम कंसेप्ट से आपको करना है सॉल्व। उसमें सिर्फ स्मॉल r को, जो यहाँ स्मॉल r दिया हुआ है, वहाँ दिया हुआ है 10 टाइम्स ऑफ RE,
है ना, रेडियस ऑफ 10 डिस्टेंस को 10 टाइम्स ऑफ आर ई करके रिप्रेजेंट किया है। तो वो वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखेंगे, है ना। और उसमें इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी है। तो उसमें एक इक्वेशन बन के तैयार हुई है। मेरे पास पुराना मॉड्यूल है तो उसमें 23 नंबर पे, शायद 22 नंबर पे रहेगा आपके वो, है ना। तो यही कंसेप्ट से, यही मेथड से उसको सॉल्व करना है। ओके, मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत लाइटली ले रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे उसकी प्रैक्टिस अच्छे से। अभी हुआ ये, अभी एलन का टेस्ट सीरीज चल रहा है यहाँ पर। तो मेरे जो स्टूडेंट्स जो मॉड्यूल का मतलब आपके जो सीनियर्स हैं रिपीटर्स के, तो जो अच्छे से मॉड्यूल जिन्होंने प्रिपेयर किए, एक जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बोलता हूँ उतना करते हैं बराबर, तो वो बोल रहे हैं कि सर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जैक्ट मॉड्यूल के आ जा रहे बोले उसमें, तो हमारा फटाफट हो जा रहा एलन की टेस्ट सीरीज़ में, जो कि अच्छा मानी जाती है कि नहीं, अच्छे टॉप लेवल की टेस्ट सीरीज़ होती है करके। तो आप लोग अपने हाथ में आपकी है वो चीज़ जो आपको MBBS करवा सकती। सुस्ती में, काहली में, लापरवाही में आप उस चीज़ को गंवा रहे हैं। डोंट डू दैट। अगली बार नहीं आया तेरा टॉप तो देख बेटा, आएंगे इंशाल्लाह। चलो।